इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 12 जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि जब भारत में औपनिवेशिक राज शुरू हुआ, यानी कि जब भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाया गया और जब भारत में ब्रिटेन का शासनकाल शुरू हो गया, तो उस समय के काल में यानी कि उस कालक्रम में भारत में नगरीकरण कैसे हुआ और उस नगरीकरण के फलस्वरूप कौन कौन से नगरों की स्थापना हुई और उन नगरों को बसाने में वहाँ पर स्थापत्य के रूप में कौन कौन से इमारतों का निर्माण हुआ और उन इमारतों की शैली क्या थी। पिछला जो इस चैप्टर में जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, जैसे स्थापत्य का क्या इतिहास रहा, स्थापत्य नगर का जो नगरीकरण जो है वो उसकी विशेषताएं क्या क्या रहीं, नगरीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जो नगरीकरण के फलस्वरूप जो जिन इमारतों का निर्माण हुआ उसकी शैली क्या रही और उसका भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में कहता है कि किसी भी काल में समाज और संस्कृति के जीवन की जानकारी का प्रमुख स्रोत इमारतें होती है। जब हम इतिहास की रचना करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में दो तरह की चीज़ों को लेते हैं। पहला तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जब हम लेते हैं तो उसमें हम बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को लेते हैं, जिनमें धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं और अधार्मिक ग्रंथ भी आते हैं। तो उनको स्रोत के रूप में लिया जाता है। उनको पढ़कर उनसे बहुत सारे कालक्रम की जानकारियाँ ली जाती हैं कि एक निश्चित काल अवधि में क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से घटनाएं घटी, लोगों के का जीवन कैसा रहा, समाज कैसा रहा। तो और दूसरा जो स्रोत होता है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम खंडरों का और सिक्कों का और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह जो भी खुदाई से जो सामान प्राप्त होते हैं उनका हम अध्ययन करके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो जो खंडरों के रूप में जो हमें मिलते हैं तो वही होते हैं इमारतें। तो जिस प्रकार हम पुरातात्विक स्रोत के तहत उनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इमारतें जो होती हैं वो सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें उन्हीं से प्राप्त होती है। और जब बात हम करते हैं औपनिवेशिक भारत की, तो यहाँ पर जब नगरीकरण का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनी और उन इमारतों में जो शैलियों का इस्तेमाल किया गया वो परंपरागत शैलियों से काफ़ी भिन्न थी, क्योंकि अब तक जो निर्माण हो चुके थे वो औपनिवेशिक काल के प्रारंभ के थे। मतलब वो मुगल काल के हो सकते हैं, सल्तनत काल के हो सकते हैं, प्राचीन काल के हो सकते हैं, ये होता था। लेकिन अभी जो औपनिवेशिक काल में जो निर्माण हो रहा है उसकी शैली पूर्व के भवनों की शैली से बिल्कुल अलग है। जब भारत में यूरोपियनों का आगमन हुआ और यूरोपियनों ने यहाँ पर जो भी इमारतों का निर्माण करवाया वो उसमें यूरोपीय शैली की झलक देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी भारत में एक ऐसा वर्ग था जो अपने पौराणिक शैली को कायम रखना चाहता था और वो अपनी पौराणिक शैली पर ही काम करना चाहता था और वो जो भी इमारतों का निर्माण करवा रहे थे वो पौराणिक शैली के द्वारा ही करवा रहे थे। तो इन दोनों ही शैलियों के सम्मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे आज हम लोग देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो इसी बात पर है कि औपनिवेशिक काल में जो नगरों का उदय हुआ उसमें कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया गया। तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारी शैलियों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जो पहली शैली है वो है नवशास्त्रीय शैली। नवशास्त्रीय शैली क्या है? तो यह मूलतः नगरीकरण या नियो क्लासिकल शैली है, जो प्राचीन रोम के भवन निर्माण शैली की व्युत्पन्न शैली है। मतलब प्राचीन रोम में जो शैली थी ठीक उसके उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इस शैली की विशेषता है कि इस शैली में जो भी इमारतें बनी हैं उसमें बड़े स्तंभों के पीछे ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह शैली रोम की भवन निर्माण शैली से मिलती जुलती है, जिसका यूरोप के पुनर्जागरण काल में क्रमशः पुनरुत्थान हुआ था। अब प्राचीन रोम के वैभव के समान ही अंग्रेज अपने वैभव को भी इन इमारतों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। मतलब रोम में जो भी निर्माण हुआ है, जो भी इमारतें बनी हैं, वो रोम की वैभव की कहानी कहती है। और जब भारत में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया तो उन्होंने सोचा कि वो भी कुछ ऐसे ही इमारतों का निर्माण करेंगे जो कि बाद में उनकी शक्ति का प्रतीक होंगे और उनकी वैभव की कहानी कहेंगे। इसीलिए उन्होंने इस शैली को अपनाया। भूमध्य सागरीय उद्भव के कारण भी इस शैली को उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त समझा गया और 1833 ईस्वी में निर्मित मुंबई का टाउन हॉल तथा 1860 के दशक में निर्मित एलिफिंस्टन सर्किल इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। मतलब जो बम्बई का जो टाउन हॉल है और जो एल्फिंस्टन सर्किल है वो किस शैली में बनी है? तो वो इसी शैली में बनी है। देख सकते हैं आप वीडियो में।
दोनों ही शैली का, दोनों ही इमारतों का जो है चित्र यहाँ पे दिया गया है। एल्फिंस्टन सर्किल जो है वो बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया हरीमैन सर्किल। और ये है एल्फिंस्टन सर्किल। तो हरीमैन सर्किल जो है वो नाम भारतीय राष्ट्रवाद समर्थक एक अंग्रेज संपादक थे, उन्हीं के नाम पर इस इमारत का नाम रखा गया हरीमैन सर्किल। इस इमारत में दुकानदारों तथा पैदल चलने वालों को धूप और पानी से बचाने के लिए पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथों का निर्माण किया गया है। तोरण पथों मतलब जो किनारे पे सड़क, जैसे हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, उसी तरह से चलने के लिए उनके लिए ठहरने के लिए या उनके चलने के लिए बनाया गया है, वह तोरण पथ। अब हम बात करेंगे दूसरी शैली की, वो है नव गौथिक शैली। नव गौथिक शैली क्या है? नव गौथिक शैली भी मुख्यतः मूलतः पाश्चात्य शैली है, मतलब पश्चिम की शैली है, ये हमारी भारतीय शैली नहीं है। इस शैली की विशेषता क्या है? इस शैली की विशेषता है कि ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें तथा विस्तृत साज सज्जा। इस शैली का जन्म मध्यकालीन उत्तरी यूरोप में इमारतों, विशेषकर गिरजाघरों के निर्माण से हुआ था। 19वीं सदी के मध्यकाल में इंग्लैंड में इस शैली का पुनरुत्थान हुआ और इसी समय मुंबई में विभिन्न इमारतों का निर्माण हुआ। अतः इन इमारतों में इस शैली का प्रमुख प्रयोग देखने को मिलता है। इस शैली में बनी हुई कुछ इमारतें हैं, तो वो है बम्बई विश्वविद्यालय, सचिवालय तथा उच्च न्यायालय जैसे कई इमारतें हैं जो इस शैली में बनी हैं। कुछ संपन्न भारतीयों ने भी इनमें से कुछ इमारतों के लिए पैसे दिए थे, जैसे कि सर कोवाजी जहांगीर रेड्डीमनी ने यूनिवर्सिटी हॉल के लिए धन दिया था। एक अन्य भारतीय थे प्रेमचंद रायचंद। इनके पैसों से यूनिवर्सिटी पुस्तकालय के घंटाघर का निर्माण किया गया था, जिसका नाम उसकी माँ के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया। ये उसका एक पिक है राजाबाई टावर का। किंतु इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का प्रधान कार्यालय है। उसका भी पिक आपको दिखा रही हूँ, देखिए। अब हम लोग अगले जो शैली है उससे बात करेंगे, इंडो सार्वजनिक शैली। इस काल में स्थापत्य की एक और शैली का विकास हुआ जिसका नाम था इंडो सार्वजनिक शैली। और स्थापत्य की इस शैली में भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इंडो हिंदू शब्द का संक्षिप्त रूप और सार्वजनिक जो है वो शब्द का प्रयोग यूरोपियन मुसलमानों के लिए कहते थे। तो मध्यकालीन भारतीय इमारतों की विशेषता थी जैसे मेहराबे, गुंबदें, छतरियों इत्यादि। इस प्रकार की जो शैली थी उसमें प्रमुख समावेश इन्हीं का किया गया था। चूँकि तुर्कों तथा मुगलों के बीच के पश्चात अंग्रेज भारत में आए थे, अतः इस शैली का प्रयोग के द्वारा वे भारत में अपने शासन की वैधता और स्वाभाविकता को सिद्ध करना चाहते थे। 1911 ईस्वी में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया है, जो कि इंडो सार्वजनिक शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। इसे राजा जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लेना। देखिए उसकी पिक ये है। इस शैली में निर्मित होटल ताजमहल, जिसे भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बनवाया था, एक प्रमुख इमारत है जो अंग्रेजी नस्लवादी इमारतों के लिए एक चुनौती थी। तो ये थी प्रमुख शैली जिनका जो है जब भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा था उस समय इन सभी शैलियों का निर्माण किया गया और इन सभी शैलियों का ये सभी सारी शैलियाँ जो हैं वो प्रकाश में आई और इन सभी शैलियों में भारत में कई इमारतों का निर्माण हुआ। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, किसी खास इमारत का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस शैली में बनी है। तो आपको हर एक शैली में बनी हुई इमारतों के नाम याद रखने हैं ताकि आप उसका आंसर लिख सकें। नेक्स्ट जो इस पर वीडियो बनेगा इस चैप्टर पे, उसमें हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में भारत में जिन प्रमुख नगरों की स्थापना हुई उन नगरों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मद्रास की, बम्बई की और कलकत्ता की। उसमें हम देखेंगे कि मद्रास की स्थापना के पीछे कहानी क्या रही, उसकी स्थापना कैसे हुई और उसके बाद हम बम्बई की भी इस तरह से देखेंगे और फिर कलकत्ता के बारे में भी देखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। मैं एक बार आपको फिर से पिक्स दिखा दे रही हूँ। ये है गेटवे ऑफ इंडिया का पिक, ये है विक्टोरिया टर्मिनस और राजाबाई टावर, जिन्हें प्रेमचंद रायचंद ने अपने पैसे से बनवाया था और अपनी माँ के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसके बाद ये है आपका टाउन हॉल जो कि बम्बई में है और ये है
एल्फिंस्टन सर्किल। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।